नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, व्हाट कुड बी अ प्रोबेबल सॉल्यूशन टू दिस प्रेवलेंट प्रॉब्लम। भारत में बाल विवाह से संबंधित कारण और चिंताएं क्या हैं, इस प्रचलित समस्या का संभावित समाधान क्या हो सकता है। तो हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे यूनिसेफ का एक डेटा बताते हुए। हम बताएंगे कि यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 18 साल से कम उम्र की 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसके कारण बाल वधू की संख्याओं में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। निम्नलिखित कारण भारत में बड़ी संख्या में बाल विवाह में योगदान करते हैं। तो बाल विवाह के मेन कारण क्या क्या है भारत में, इन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहला कारण आता है निरक्षरता और शिक्षा की कमी, यानी इलिटरेसी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा कहता है कि भारत में 45% महिलाएं 45% महिलाओं के पास कोई एजुकेशन नहीं है। 45% ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव नो एजुकेशन। और जो 40% महिलाएं हैं भारत में, उनमें 18 वर्ष की आयु तक केवल प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त करी हुई है। यानी भारत की जितनी महिलाएं हैं उनमें से 45% महिलाओं के पास तो एजुकेशन है ही नहीं, और 40% महिलाओं के पास जिनमें एजुकेशन है उनमें से 40% महिलाओं के पास 18 वर्ष की आयु तक केवल प्राथमिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की हुई है। दूसरा कारण यह है कि भारत का समाज जो है वो पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और पेट्रियार्कल सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि लड़की एक बोझ होती है, बालिका को एक बोझ समझा जाता है, जिससे जल्द से जल्द मुक्त होना चाहते हैं लोग कि ये हमारे ऊपर एक बोझ आ गया, इसे हम जल्द से जल्द अपने सर से उतार दें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि जैसे ही लड़की के लिए कोई ठीक ठाक रिश्ता दिख जाता है तो उन्हें लगता है अच्छा खासा घर है, चलो अब इस बोझ को उतार दिया जाए। फिर तीसरा कारण है सांस्कृतिक और क्षेत्रीय कारक। तो कुछ कल्चरल और रीजनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से बाल विवाह में जो योगदान देते हैं। जैसे कुछ जो आदिवासी होते हैं उनमें बाल विवाह की प्रथा होती है। इसके अलावा रूरल एरिया में यानी गांव के इलाकों में बाल विवाह की प्रथाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में भी एक प्रथाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है बाल विवाह का, क्योंकि जो गरीब घरों में बाल विवाह की संख्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जो मध्यम वर्गीय या उच्च दर्जे के परिवार होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उनमें बाल विवाह की समस्या उतनी प्रचलित नहीं है जितनी कि निचले वर्गों में है। गरीब परिवारों में बालिकाओं की शादी पहले कर दी जाती है, और डेटा कहता है कि समाज के सबसे निचले तबके की 30% से अधिक महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र तक कर दी गई है। यानी कि जो सबसे निचला तबका होता है, जो लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बीपीएल जिन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं, उनमें 30% महिलाएं 18 वर्ष से पहले उनकी शादी कर दी जाती है। तो खाली मेरा डेटा है इसके, ये तो 30% जो लिखित जानकारी है, बहुत इससे ज़्यादा ही डेटा होगा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। फिर चौथा कारण दहेज है। दहेज से बचने के लिए लड़कियों को ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो बहुत गरीब परिवार होते हैं वो दहेज के बोझ से बचने के लिए लड़कियों को, लोगों को बेच भी दिया करते हैं। तो लड़कियों को अक्सर सीमित आर्थिक भूमिका के साथ एक दायित्व के रूप में देखा जाता है। यानी कि ये समझा जाता है ये तो लड़की है, ये किसी तरीके से क्या मदद करेगी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और इसके अलावा उसे एक दायित्व देखा जाता है कि हमारे परिवार पे एक ये बोझ है, हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। इस टाइप से उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है, एक लाइबिलिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और अपने परिवार को जो दहेज के बोझ से बचाने के लिए
जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चियों को बड़ी रकम के बदले में अमीर लोगों को दुल्हन के रूप में बेच देते हैं। बहुत सारे केसेस इस तरीके के देखने को आते हैं और कुछ वर्स्ट सिनेरियो ऐसे भी हैं कि जो ऑर्फन लड़कियां होती हैं उन्हें तो बेच दिया जाता है प्रॉस्टिट्यूशन तक में। तो दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है कि शादी में दहेज देना पड़ता है, इसलिए बाल विवाह और साथ ही साथ ये ट्रैफिकिंग वगैरह के इशू भी निकल करके आते हैं, जबकि दहेज बैन हो चुका है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी इंडिया में है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट किस ईयर को बिलोंग करता है, किस ईयर में लाया गया था। लेकिन उस एक्ट के बावजूद भी डाउरी आज तक हमारे देश में एक कुप्रथा के रूप में चलता चला आ रहा है। इसके बाद मानसिकता यानी कि माइंड सेट जो लोगों का है वो एक बहुत बड़ा कारण है बाल विवाह का। अब महिलाओं और लड़कियों को अक्सर पत्नियों और माताओं की भूमिका में देखा जाता है। आज भी जो हमारा सोसाइटी, जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, उसमें महिलाओं की भूमिका मेन तौर पे एक पत्नी और माता के रूप में देखी जाती है। अगर वर्किंग वुमेन भी है, वो कमा भी रही है, फिर भी उसके ऊपर अपने हस्बैंड की तुलना में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसे कंसिडर किया जाता है कि उसका वुमेन का तो जन्म ही हुआ है परिवार को देखने के लिए। तो ये एक तरीके का माइंडसेट है और महिलाओं की भूमिका घर तक ही सीमित रखी जाती है। उनका काम सिर्फ घर तक का काम माना जाता है। और एक और मान्यता है कि लड़कियों की गरिमा सुरक्षित रखना है, इसके लिए उनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द उनकी शादी कर देनी है। तो हमारे भारत में मेनली बाल विवाह का चलन इसी समय से शुरू हुआ था जब भारत में आक्रमण शुरू हो गए थे। पर्दा प्रथा और बाल विवाह हमें एग्जिस्टेंस में उसके पहले से थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पर ये प्रचलित तब हुए जब इंडिया में बाहर से आक्रमण होने शुरू हो गए। और यही बात है कि आज तक इसी चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है कि अब वो अगर एक लड़की की गरिमा को सुरक्षित रखना है तो उसे जल्दी से जल्दी उसके पति के हवाले कर दिया जाए। फिर एक ये कारण होता है कि पुत्र की चाहत में पुत्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। आज भी हम सोसाइटी में देखते हैं कि एक लड़के की चाहत में लोग लड़कियां कई सारी पैदा कर देते हैं और उससे होता क्या है कि वो एक भी अपने बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पाते और जो लड़कियां पैदा होती हैं उनको फिर जल्दी से जल्दी बोझ के तौर पे वो उतारना चाहते हैं। तो इसी जैसे ही उनके लिए रिश्ता आता है वो जल्दी से उनकी शादी कर देते हैं बिना उनकी एज का ध्यान रखे हुए। तो यह स्थिति अधिकतर गरीब परिवारों में देखने को मिलती है और बोझ से मुक्ति पाने के लिए पुत्रियों को जल्द से जल्द शादी करा दी जाती है। इसके अलावा 15 से जो 18 साल की उम्र है इसे अनुत्पादक या अनप्रोडक्टिव एज माना जाता है और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 14 साल तक के लिए मैंडेटरी एजुकेशन की बात करता है। 14 साल के बाद की कोई एजुकेशन की भी बात नहीं होती है और लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन वैसे भी नहीं मिलती है, तो वो किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी भाग नहीं ले पाती हैं। 14 साल तक तो उनकी पढ़ाई चलिए करा दी गई, उसके बाद वो क्या करेंगी? कोई वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनके पास नहीं है, कोई अच्छी एजुकेशन के भी ऑप्शंस नहीं हैं। तो उसमें फिर लोग सोचते हैं कि अब ये इनकी एज जो है हो गई है, पढ़ाई लिखाई 14 साल तक हो गई है, अब शादी करा दी जाए और मैक्सिमम शादी इसी एज ग्रुप के बीच में कराई जाती है। तो इसलिए अभिभावक इस उम्र के दौरान अपने बच्चों के लिए एक मैच ढूंढना शुरू कर देते हैं और शादी करा देते हैं। और बाल विवाह में मेनली हमने लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बात करी, पर ये एज का जो पॉइंट है ये लड़कों पे भी लागू होता है। बहुत सारे रूरल एरिया में देखा जाता है इस एज में लड़कों की भी शादी करा दी जाती है। फिर बाल विवाह के बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके का एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है बाल विवाह का, उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, इन पेड ग्रुप्स को अपने मेंस के लिए ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको इन सारे आंसर राइटिंग वीडियोज़ की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे और आपके जितने भी डाउट्स क्योरीज होंगे सबके सब 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बाल विवाह के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बाल विवाह का नुकसान है महिलाओं का असशक्तिकरण या डिसएम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होगा। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए क्या चाहिए कि उन्हें अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उन्हें एजुकेशन मिले। लेकिन बाल विवाह से क्या हो रहा है, उनकी एजुकेशन रुक रही है, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है और डायरेक्टली डिसएम्पावरमेंट या असशक्तिकरण हो रहा है।
कम उम्र में शादी से शिक्षा ठप हो जाती है और लड़की आजीवन आर्थिक रूप से दूसरे पर निर्भर रहती है। और इससे होता क्या है कि जब वो फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट है एक लड़की, तो फिर वो वायलेंस का भी शिकार होती है। डोमेस्टिक वायलेंस इन्हीं महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिलाओं के साथ भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस, पर ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उन महिलाओं के साथ देखे जाते हैं जो कि अपने हस्बैंड पर या किसी फैमिली मेम्बर पर डिपेंडेंट है अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए। उसके बाद दूसरा एक नुकसान देखने को मिलता है कि बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, पुरुषों को जितने राइट्स मिले उतने महिलाओं के भी ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, आराम का अधिकार, मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार और बलात्कार और यौन शोषण जिसमें शामिल है सुरक्षा में। तो सारे के सारे अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं। और जब हम किसी बच्ची की शादी करा देते हैं तो उससे सारे अधिकार छिन जाते हैं। सबसे पहला उसका शिक्षा का अधिकार उससे छीन लिया जाता है, आराम करने का अधिकार उससे छीन लिया जाता है क्योंकि उसे पूरा घर संभालना पड़ जाता है, उसके साथ मेंटल और फिजिकल अब्यूज़ होने लगता है। तो ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन देखने को मिलते हैं। फिर किशोर गर्भावस्था से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर के आते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उससे, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ तो होती ही होती है। इसके अलावा बच्चों में जो बच्चा पैदा होता है, एक महिला का जब शरीर खुद पूरी तरीके से उस लायक नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाए, तो उस टाइम पे जो बच्चा वो पैदा होता है वो भी फिजिकली फिट नहीं होता है। तो उसमें जैसे चाइल्ड स्टंटिंग देखने को मिलती है, अंडर डेवलप्ड या माल नरिश्ड हो जाते हैं बच्चे। उसके अलावा जो वर्क फोर्स है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। इंडिया में वैसे भी वर्क फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है और बाल विवाह इसे और घटाने का काम करता है। साथ ही साथ वुमेन को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे एनीमिया हो गया, और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार होती हैं महिलाएं और सोशल आइसोलेशन का भी शिकार होती हैं, यानी सामाजिक अलगाव का भी शिकार होती हैं, क्योंकि वो अपने घर में फैमिली में इतना वो इंडल्ज हो जाएगी, इतना वो काम के बोझ से दब जाएगी कि उसे बाहर किसी से इंटरैक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो एक तरीके से आइसोलेशन का भी शिकार हो जाएगी। अब तक सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हुए हैं बाल विवाह रोकथाम के लिए? तो सबसे पहला 1929 में आया था बाल विवाह निरोध अधिनियम। 1954 में आया था विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 2006 में, जिसे कि अब फिर बिल के जरिए अमेंड करने की कोशिश करी जा रही है और महिलाओं की एज को 21 वर्ष बनाने की बात कही गई है। फिर अगर हम बात करें आगे का क्या रास्ता हो सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं चाइल्ड मैरिजेस के इशू से निपटने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप ये लिया जा सकता है कि जो बाल संरक्षण कार्यकर्ता हैं और आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वर्कर्स हैं और एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। उससे होगा क्या, जब ये दोनों फील्ड के लोग कोऑपरेट करेंगे तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड के मुद्दे हैं, जो महिला बच्चियों को मार दिया जाता है कोख में, इसके अलावा जो चाइल्ड प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज है या डोमेस्टिक वायलेंस का कोई इशू आया है हॉस्पिटल में, तो इस तरीके के इश्यूज सामने आएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं और सामने ही नहीं आते हैं वो। तो कोऑपरेशन इस फील्ड में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अवेयरनेस जनरेशन कैसे होगा? अवेयरनेस जनरेशन तब होगा जब एजुकेशन फैलेगी। तो 14 साल की उम्र से बढ़ा करके जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसे 18 वर्ष तक कर देना चाहिए, जिससे कि एक अच्छी प्रॉपर एजुकेशन इतनी एक महिला को मिल सके कि वो अपना कुछ ना कुछ बेसिक लेवल का काम कर के अपना जीवन यापन कर सके, उसे किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। फिर गारंटी शुदा शिक्षा की आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर देनी चाहिए। फिर स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी अब स्कूल में ऐड हो जानी चाहिए। जिन बच्चियों को आगे जाकर के हायर एजुकेशन अपनी परस्यू करनी है वो एकेडमिक की तरफ जा सकती हैं, जिन्हें कुछ अपने परिवार को चलाने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए काम करना है, वो वोकेशनल एजुकेशन ले सकती हैं। तो इस तरीके का कोई ना कोई ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन मिल सके और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके कि अगर वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन करना चाह रही तो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कर लें एजुकेशन पूरी करते ही, या हायर एजुकेशन लेना चाहें तो वो हायर एजुकेशन ले सकें। इसके अलावा जन्म और विवाह पंजीकरण को ग्राम पंचायतों में विकेंद्रित करने से आवश्यक आयु और विवाह दस्तावेजों से महिलाओं और लड़कियों की रक्षा होगी। इस प्रकार वे अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम होंगी। तो जो
रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज का और चाइल्ड बर्थ का, इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है कि ये एकदम बेसिक लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाए। तो जितने भी, अगर कभी किसी महिला को किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी तो वो आसानी से अवेल कर सकती है उनको। इसके अलावा ही जो बच्चियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है, तो अगर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन पंचायत लेवल पर होने लगेगा, तो अगर इन्फेंटिसाइड के कोई केसेस आएंगे तो उन्हें भी पकड़ने में आसानी रहेगी। फिर इसके अलावा महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, यानी कि कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए। महिलाओं को एक कम्युनिटी के तौर पे आपस में एंगेज होना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, फाइनेंशियली एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं ऐसे कम्युनिटी के प्रोग्राम्स। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स को भी सरकार को एनकरेज करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पर, गाँव के लेवल पर। फिर लड़कियों को विवाह में देरी करने के लिए पर्याप्त आर्थिक अवसर प्रदान करने चाहिए। अब जैसे हमने पहले देखा कि 15 से 18 साल की आयु को एकदम अनप्रोडक्टिव समझा जाता है और इसी एज में शादी की जल्दी करने लगते हैं कुछ पेरेंट्स। लेकिन अगर इस एज में महिलाओं के पास कुछ ऑप्शन होंगे जिससे कि वो अपने घर का इकोनॉमिक सपोर्ट कर पाएँ, तो उस टाइम पे पेरेंट्स सोचेंगे इस बारे में कि उसे आगे बढ़ने दिया जाए महिला को। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी महिलाओं को उपलब्ध होनी चाहिए, इनफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इंडल्ज होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि महिला अपना खुद का बोझ, मतलब किसी पे बोझ ना बने और खुद का सस्टेन कर सके फाइनेंशियली। तो इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि आज की दुनिया में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं, इसलिए ऐसे कानून लागू होने चाहिए जो उनकी स्थिति को और सशक्त बनाएंगे और उन्हें जीवन में आगे लाएंगे। भारतीय संविधान द्वारा वादा किया गया है समानता का अधिकार और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को मजबूत कानूनों द्वारा समर्थित होना चाहिए। और पीसीएमए संशोधन विधेयक यानी प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2021 कैन प्रूव टू बी एन एफिशिएंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। पीसीएमए संशोधन विधेयक 2021 इस दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।